नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और ये चैप्टर जो है नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये दो कविताएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली कविता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा एक बच्चे, छोटे से बच्चे की जो उसकी जो खुशी है, उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो किस तरह से एक निर्जीव, एक उदासीन व्यक्ति में भी कैसे जान डाल देती है, उसके विषय में बताया है। और आगे दूसरी कविता जो यहाँ पर है फसल, तो उसमें आप इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से एक फसल को उगाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, कितने अलग अलग तरीके से उस फसल को उगाया जाता है। तो ये दोनों ही कविताएं परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वैसे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने अपने लास्ट 2 सेशन से इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और आज भी हम अपने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा कि हमने ये जो कविता है हमारी, ये हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी, यानी कि हमने पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने देखिए, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है, कुछ बच्चे इसी क्लास में हमसे कनेक्ट हो पाते हैं और उससे पहले हमसे कनेक्ट नहीं हुए होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और ये जो कविता है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की जो मासूम सी जो उसकी मुस्कान है, और दंतुरित, देखिए दंतुरित यहाँ पर क्या क्यों कहा गया है? दंतुरित यानी कि वो जो दांत अभी उसके पूरी तरह से निकले नहीं हुए हैं, यानी कि केवल 1 से 2 दांत उसके निकले हुए हैं और 2 दांत ऊपर के निकले हुए हैं। तो इस तरह से वो प्यारी सी मुस्कान जो है उसकी, वो एक मृतक व्यक्ति की बात यहाँ पर कही है। जो मृतक यानी कि जो उदासीन व्यक्ति है, जो उदास है, जो निराश है, जो हताश है अपने जीवन से, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देती है। और बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि किस तरह से तुम्हारा ये स्पर्श इतना ज्यादा कोमल है, इतना ज्यादा प्यारा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर ये जो मेरा कठिन पाषाण जो हृदय है, वो भी पिघल कर, जैसे बिल्कुल कठिन पाषाण जो है जल बन गया हो, निर्मल बन गया हो, कोमल बन गया हो। तो देखिए आपने कितने सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर कवि ने इन सभी चीजों को बताया है। और देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था, इसके कठिन शब्द भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे। और साथ ही फिर मैंने आगे की पंक्तियां आपके लिए पढ़ी थी। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें फेर लूं मैं, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए यहाँ पर कविवर जो है, वो बच्चे को भी धन्य कहते हैं और उसकी माँ को भी धन्य कहते हैं धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर अन्य, यानी कि तुम भी धन्य हो जो तुम्हें ऐसी माँ प्राप्त हुई, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। चीर प्रवासी में इतर अन्य, क्योंकि मैं तो चीर प्रवासी हूँ, कुछ दिन के लिए आता हूँ, और वैसे तो मैं इतर अन्य हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क,
देखते रहो तुम कनखियां मार, और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियों से यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है। तो इस तरह से हमने अपनी पहली कविता, यानी कि जो हमारी दंतुरित मुस्कान जो हमारी कविता थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे अपनी जो कविता है फसल, जो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट में यहाँ पर फसल कविता को पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए फसल कविता को पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम जो फसल हमारी कविता है इसको पढ़ लेंगे, इसको जानेंगे। तो देखिए फसल, ये हमारी दूसरी कविता है, और आज हम केवल इसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम इस कविता की भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, और साथ ही इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए ये जो कविता है ना फसल, अब देखिए फसल अगर मैं आपको शब्द बोलूं तो आपको लहलहाते खेत और बहुत ही सुंदर जो एक वातावरण होता है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है फसल के लिए, कि ये जो कविता है वो हमें किसान और कृषि संस्कृति, ये जो आप इस कविता को आगे पढ़ेंगे ना, तो ये हमें एक किसान और कृषि की जो संस्कृति है, कृषि की जो सभ्यता है, उसकी के बहुत करीब ले जाती है। हमें कृषि एवं प्रकृति के महत्व को समझाती है कि कृषि का क्या महत्व है और उसके लिए प्रकृति का क्या महत्व है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलेगी। और साथ ही इंसान की जो मेहनत है, देखिए कोई भी जो फसल है वो एक तो होती है प्रकृति पर निर्भर, ठीक है, प्रकृति की उपलब्धता, प्रकृति में उपलब्ध पोषक तत्व और उनका जो योगदान है, प्रकृति में उपलब्ध खनिज, प्रकृति में उपलब्ध जल, ठीक है, एक तो इन सब का मेल है, और दूसरा है योगदान उस इंसान की मेहनत का जो इस फसल को उगा रहा है। तो यानी कि ये दोनों चीजें यहाँ पर एक फसल को उगाने के लिए, एक फसल को परिपक्व और एक अच्छी मात्रा में फसल को एक अच्छे तरीके से उगने के लिए दो चीजों का एकदम से परस्पर जो है एक दूसरे की पूरक होती हैं दो चीजें। वो क्या है, एक है किसान की मेहनत और दूसरा है प्रकृति का, जो प्रकृति से फसल को मिलता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि वर्षा नहीं हुई, और कहते हैं इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि वर्षा ज्यादा हो गई। ठीक है, अब कभी कभी ज्यादा वर्षा भी नुकसानदेह होती है, कभी कभी वर्षा का ना होना भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज अगर प्रकृति जो है अपना बैलेंस करके चलती है, सामान्य करके चलती है, तो उससे क्या होता है, फसल को फायदा होता है। दूसरा होता है इंसान की मेहनत, जो किसान है, जो मनुष्य है, जो खेती कर रहा है, जो फसल उगा रहा है, उसने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से उसने मेहनत की है, तो वो भी मैटर करता है। तो ये दोनों चीजें ही पूरक हैं। और देखिए इन दोनों के बिना ही, यानी कि अगर इंसान मेहनत ना करे, अब देखिए वो खेत की साफ सफाई नहीं करेगा, खेत में अगर देखिए खरपतवार ज्यादा उग जाएगी, अनचाहे जो बीज होते हैं वो ज्यादा उग जाएंगे, तो क्या आपकी फसल अच्छी होगी? नहीं होगी, क्योंकि खरपतवार अगर खेत में ज्यादा भर जाएगी तो जो बीज है उसको उगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, सारे जो खनिज हैं जो जमीन से मिलने वाले उनको तो खरपतवार एब्जॉर्ब कर लेगी, तो फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, तो किसान की मेहनत और इंसान की मेहनत के साथ साथ जो प्रकृति का योगदान है, वो दोनों चीजें ही जरूरी हैं, यानी कि इन दोनों के सहयोग के बिना फसल उगाना संभव नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कविता है ये हमें बताएगी कि एक फसल को परिपक्व होने के लिए, एक फसल को अच्छी फसल जिसको हम कहते हैं उसके लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है, कितनी सारी चीजें यहाँ पर
बताई जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही सुंदर हमारी दूसरी कविता भी है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। शुरू करते हैं अपनी कविता को। कविता का नाम है फसल और कवि है नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक बार और याद कर लीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तिका से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर इस कविता को लिखा गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। क्या कहा गया है देखिए यहाँ पर, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फिर कहा गया है, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक फसल को उगाने के लिए, एक अच्छी फसल को तैयार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कितनी सारी चीजों का योगदान होता है, वो सारी चीजें हम इसमें वर्णन कर रहे हैं कवि, और हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने पहला काव्यांश पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी। ढेर सारी यानी कि बहुत सी, ठीक है। कोटि, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि यानी कि करोड़ों हाथों का स्पर्श, ठीक है। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार खेतों की मिट्टी का है गुणधर्म। गुणधर्म यानी कि एक विशेषता। गुणधर्म यानी कि आपने देखा होगा कि अलग अलग मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। कोई काली मिट्टी होती है तो उसकी अपनी अलग विशेषता होती है, और वहां पर उसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं जो काली मिट्टी पर उगती है। कोई चिकनी मिट्टी होती है, कोई आपकी लाल मिट्टी होती है, कोई जलोढ़ मिट्टी होती है, कोई रेतीली मिट्टी होती है। तो ये सब जो है मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है, और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, और उन्हीं खनिजों के कारण अलग अलग तरह की फसल उन जगहों पर एक तरह से होती है, बोई जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा एक तरह से कहीं पर आप देखेंगे कि गन्ने की खेती ज्यादा होती है, कहीं पर आप देखेंगे कि गेहूं ज्यादा मात्रा में होता है, कहीं पर आप देखेंगे कि दालें ज्यादा मात्रा में होती है, कहीं पर आप देखेंगे कि कपास की खेती ज्यादा की जाती है, कहीं पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के फ्रूट्स की। तो जो एक सूटेबल, जो एक जरूरी चीज होती है किसी भी फसल के लिए, उसको जिस मिट्टी में वो मिलेगा उस मिट्टी में वो ज्यादा अच्छी फसल उसकी होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मिट्टी के गुणधर्म हमने लास्ट पढ़ा था, तो अब मैं शुरू से बता दूं इसको, हम इस काव्यांश को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जो व्याख्या है, तो यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि एक या दो के नहीं बल्कि अनेक नदियों का के पानी का जादू है। अब देखिए ये अनेक नदियों के पानी का जादू कैसे कह दिया इसको, क्योंकि अब जो नदी आपके एरिया में बह रही होगी, उसी नदी के पानी से तो आप सिंचाई करेंगे, या आप दूसरे राज्य की नदी मोड़कर अपने खेत में डालेंगे और तब उसकी सिंचाई होगी। तो फिर भी यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ये इसीलिए कहा है
क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर फसल होती है, वो वर्षा पर डिपेंड होती है। यानी कि वर्षा जब होती है तो तब फसल की जो पैदावार होती है उसके लिए अच्छा माना जाता है। अब ये वर्षा कैसे होती है? तो आपने वाष्पोत्सर्जन, क्लास 10th के बच्चे हैं आप, वेपराइजेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में जाना होगा कि जब एक तरह से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी कि जितने भी हमारे आसपास नदियां हैं, तालाब हैं, पौंड हैं, उन सब से क्या होता है, पानी गर्मी के कारण, हीट के कारण वाष्प के रूप में ऊपर उठ चला जाता है, ऊपर उठ जाता है और धीरे 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 वो इकट्ठा होता रहता है और फिर वर्षा के कारण वो पानी वर्षा के रूप में जमीन पर गिर पड़ता है। तो उस टाइम तो आप नहीं बता सकते ना कि ये गंगा नदी का ड्रॉप है, ये यमुना नदी के पानी का ड्रॉप है, ये सतलज नदी के पानी का ड्रॉप है, या ये झेलम नदी के पानी का ड्रॉप है। ये इस तरह से नहीं आप बता सकते हैं, क्योंकि वो वर्षा का पानी है और वो बिल्कुल ऊपर से आया है और वो फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से एक नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है ये फसल। ये फसल क्या है? ये फसल और कुछ नहीं, ये ढेर सारी नदियों का, जब शुष्क धरती पर, जब सूखी हुई धरती पर वो वर्षा का पानी जब गिरता है तो क्या होता है, फसल तुरंत उग जाती है। तो ये एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू ही है जिससे कि फसल इतनी अच्छी हो जाती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। आप देखिए ये क्यों कहा है? तो अब एक अच्छी फसल अगर आपको रेडी करनी है, अच्छी फसल आपको तैयार करनी है, तो केवल एक व्यक्ति की मेहनत से ये नहीं हो सकती। अब देखिए एक व्यक्ति के मेहनत से कैसे नहीं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर, पूरे एरिया में लाखों करोड़ों किसान बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं, उनको समय समय पर खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, तभी जाकर कहीं अच्छी फसल उगती है, अच्छा बीज प्राप्त होता है। और अगर अच्छा बीज प्राप्त होगा तो फिर से एक नई अच्छी फसल आने की उम्मीद होती है। तो अब देखिए बीज आपको कहाँ से मिल रहा है, कैसे ये फसल बन रही है, कैसे इसको स्टोरेज किया जा रहा है। तो देखिए एक फसल जो होती है उसको उगाने से लेकर, उसको स्टोर करने से लेकर, उसको बांटने से लेकर, उसको कुटाई पिसाई से लेकर, उसके खाने तक ये फसल क्या है, लाखों करोड़ों हाथों की स्पर्श की गरिमा है। यानी कि एक व्यक्ति नहीं, हजारों लोगों के बीच से ये होकर आती है और ये उन्हीं हाथों की गरिमा है, उन्हीं हाथों की एक तरह से मेहनत है। तो देखिए आगे यहाँ पर जो अगली पंक्ति है उसमें क्या कहा है, अगली पंक्ति में, एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म है ये। यानी कि अब देखिए यहाँ पर, अर्थात बहुत सारे जो लोग होते हैं, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग, किसान दिन रात जब मेहनत करते हैं तो उससे कहीं जाकर एक अच्छी फसल खेतों में लहलहाती है। और यहाँ पर कवि ने कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों लोगों की, हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म। हजारों खेतों की मिट्टी के धर्म क्यों कहा है? क्योंकि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के जो तत्व हैं वो इसमें उपलब्ध हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषता फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस मिट्टी की विशेषता जो होगी उसमें वही फसल जो है काफी अच्छी हो पाएगी, काफी अच्छे से उसमें ग्रोथ करेगी, काफी अच्छे से उसमें फसल आएगी। तो ये क्या है, हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म है ये फसल। अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह की जो मिट्टी है वहां की, उनका अगर एक बार हम ऑब्जर्व उनको करें, उनको अगर देखें, तो ये क्या है, उन हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि सारे खेतों की मिट्टी के गुण इनमें समाये हुए हैं। कोई किसी तरह की
खेती के लिए अच्छी है, कोई किसी तरह की खेती के लिए अच्छी है, कोई किसी तरह की खेती के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर हमने पहला काव्यांश क्लियर किया और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करने वाला है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये। चलिए अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। फसल क्या है? अब देखिए अभी तक लेखक जो है हमें बता रहे हैं, लेकिन अब वो खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फसल क्या है। ठीक है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है और रूपांतरण है सूरज की किरणों का। और क्या है? रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखिए पहले जो यहाँ पर क्लियर किया कि क्या है फसल, अब खुद ही कह रहे हैं कि फसल क्या है, अब खुद ही कह रहे हैं फसल क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द है महिमा। महिमा का अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण होना या महान होना, या फिर महान होने की जो अवस्था का भाव है वो होना। ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर काली मिट्टी कहा है, काली मिट्टी आपको पता है होती है एक रंग प्रकार की। संदली मिट्टी जिसको हम एक तरह से जो एक हल्का पीलापन जिसमें होता है। रूपांतरण का अर्थ है बदला हुआ रूप। ठीक है, तो इसमें इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इसकी व्याख्या मैं आपके लिए कर देती हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं देखिए कि फसल क्या है। अब यहाँ पर कवि पहले तो प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले ही पंक्ति में वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये फसल क्या है। ठीक है, लेकिन फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए खुद कुछ कहते हैं कि और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है। और तो कुछ नहीं, ये नदियों के पानी का जादू है, जो नदी का पानी जो है आता है वही है ये फसल। अब देखिए किसी चीज को अगर हम उसमें बीज ही नहीं डालेंगे, उसमें हम अगर पानी नहीं डालेंगे, तो क्या वो फसल जो है अच्छे से हो पाएगी? तो ये है नदियों के पानी का ये कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है कि अलग अलग नदियों के पानी ने इसमें जादू किया है। तो ये वो जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी कि कितने सारे किसानों की मेहनत इसमें लगी है, कितने सारे किसानों के एक तरह से ने जी जान इसमें लगाई है। तो हाथों के स्पर्श की महिमा, हाथों के स्पर्श की महिमा का क्या अर्थ है? यानी कि जो फसल के लिए उन्होंने कहा है कि ये हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो हाथ से स्पर्श करके हम उनको साफ सुथरा रखते हैं, उसकी ये महिमा है। आगे क्या कहते हैं? भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये क्या है? फसल, ये भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कोई भी फसल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भूरी मिट्टी होती है वहां पर अलग तरह की फसल होती है, जो काली मिट्टी होती है वहां पर अलग तरह की फसल होती है, जो संदली मिट्टी होती है वहां पर अलग तरह की फसल होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें अलग तरह की फसल होती है। तो ये फसल क्या है? इन मिट्टी का गुण, इन मिट्टियों का ही, जो ये मिट्टी अलग अलग जगह की है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, तो इन्हीं का ये गुणधर्म है। यानी कि जो मैंने आपको बताया, अगर लाल मिट्टी है तो उसके अपने अलग गुणधर्म होंगे, अगर आपकी काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के अलग गुणधर्म होंगे, अगर आपकी संदली मिट्टी है तो संदली मिट्टी के अलग गुणधर्म होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है कि फसल और कुछ नहीं, पहले तो ये नदियों के पानी का जादू है, और दूसरा कहा है कि ये एक तरह से हाथों के स्पर्श की महिमा है,
नदियों के पानी का जादू है, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है और रूपांतरण है सूरज की किरणों का। अब ये लास्ट लाइन पढ़िए, बहुत ही सुंदर लिखी गई है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। किसको समझ में आया ये लाइन किसे समझ में आई? क्लास 10th के बच्चे हैं आप। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, ये क्यों बोला गया है? आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? जरा मुझे कोई बताएगा हैंड रेस करके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उसमें आपका होता है जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? पौधे करते हैं, और इसको प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि रूपांतरण है सूरज की किरणों का। जो सूरज की किरणें रूपांतरित हो जाती हैं, किसमें हो जाती है रूपांतरित? हरित लवक में। और उसी से जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, क्लोरोफिल जो होता है, उसी के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। और इसमें जो है इसी में खाना भी बनाया जाता है, यानी कि पौधे के द्वारा, पौधे के जड़ों के द्वारा खनिज और खनिज लवण और जल, ये सारी चीजें अवशोषित की जाती हैं। और ये सारी चीजें एक तरह से ये है फसल कि रूपांतरण है सूरज की किरणों का। अब ये जो अच्छी फसल हुई है इसका एक और रीजन है कि सूरज बहुत अच्छा और साफ सुथरा निकला हुआ था, तो ये रूपांतरण है उसी की किरणों का। यानी कि वो अब एक तरह से सूर्य जो है, जो पौधे जो हैं वो अलग हो चुके हैं। अब कहते सिमटा हुआ संकोच है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखिए क्या यहाँ पर बताया बहुत ही सुंदर तरीके से कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की किरणों का। और देखिए यहाँ पर सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप इसलिए भी कहा है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको एक तरह से पेड़ पौधों से रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कहा हाथों के स्पर्श की है महिमा। हाथों का स्पर्श यानी कि यहाँ पर बच्चे के लिए कहा है कि जिस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए कहा गया था, तो बिल्कुल उसी तरह से पेड़ पौधों को भी अगर आप प्यार से रखेंगे, उनकी साफ सफाई रखेंगे, तरह तरह से उनको साफ करते रहेंगे, तो ये क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा है कि ये हाथों से लगाया गया है, उसी के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। जो भूरी भूरी काली अलग अलग प्रकार के मिट्टी को एक तरह से एकत्रित करके अलग अलग प्रकार के, एक तरह से बच्चों से प्रश्न भी किया जा सकता है कि किस तरह से ये सूर्य का रूपांतरण होता है। आगे कहते हैं रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है एक सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये कौन? ये आपकी फसल। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फसल जो हमारी कविता है वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि आज हमने अपनी दूसरी कविता को भी इस चैप्टर से पढ़ लिया है। और यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, तो अब आपको इन्हें पढ़ना है। वैसे तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इस चैप्टर की सबसे पहले सप्रसंग जो व्याख्या है वो करा दूंगी, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमने पाठ को सीखा, कितना हमने पाठ को सीखा।
तो देखिए यहाँ पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो पहली कविता है, इससे जुड़े हुए आप प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। दूसरी कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम उससे भी जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज यहाँ पर अपनी दूसरी कविता जो है इस बुक की जो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई फसल को भी हमने पढ़ लिया है। आपने देखा काफी सुंदर अच्छी कविता है, बहुत सारे सुंदर पंक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इनको आप घर पर अपनी कॉपी में नोट करने का प्रयास करें, यानी कि आप इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें, विशेष भी बताएं इसमें क्या है। बाकी सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।